नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं तो आज ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये घटना जो कोलकाता में हुई है, जिसको लेकर पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है, लगभग उसी तरह की अनुभूतियां हो रही हैं जैसी आपको निर्भया कांड याद होगा, जब दिल्ली में उस दुर्दांत कुकृत्य को अंजाम दिया गया था। कुछ वैसा ही महसूस हो रहा है इस बार। और हर कोई ये सोचने के लिए मजबूर है कि क्या कड़े कानूनों के बावजूद, क्या इस पर सामाजिक विमर्श के बावजूद किस तरह की घटनाओं को रुकना चाहिए। हम सभ्य समाज माने जाते हैं, हम 21वीं सदी में हैं, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं, वो भी बड़े शहरों में लगातार उनका होता जाना, और ऐसा लगता है कि इस पर कोई फुल स्टॉप नहीं है। असल में किसी भी बात को जब समझने की आप कोशिश करते हैं तो पहले तो वो जो केस इन पॉइंट होता है उसको आप देखते हैं, समझते हैं, और फिर मैक्रो पिक्चर आप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये कि उस दिन हुआ क्या था, 8 अगस्त को हुआ क्या था, जिस दिन ये खौफनाक वारदात अंजाम दी गई। संजय राय, जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया, असल में अभी तक जो सबूत मिले हैं, अगर उसकी रोशनी में देखा जाए तो फिलहाल संजय राय के खिलाफ ये पूरा मामला ओपन एंड शट मामले की तरह है, जिसमें सब कुछ बहुत स्पष्ट है। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति जो असल में पुलिस का सिविक वॉलंटियर भी है, मतलब वो जानता है कि कायदे कानून क्या हैं, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, अच्छा बुरा क्या है, और आज से नहीं है, 2019 से जो पुलिस का सिविक वॉलंटियर है, जो पहले आपदा प्रबंधन के मामले में, डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में पुलिस की मदद करता रहा, उसके बाद उसको सिविक वॉलंटियर रहते रहते अस्पतालों का कामकाज भी देखने के लिए कहा गया, और इसीलिए वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में यहां पर लोगों की सुरक्षा के संदर्भ में अपनी भूमिका असल में उसको निभानी चाहिए थी। लेकिन वो तो वैसा ही हो गया जैसे बाढ़ खेत खाने लगे। वो जो पुलिस को समझता है, पुलिस की कार्यप्रणाली को समझता है, जराइम को समझता है, अपराध को समझता है, वो खुद इतना बड़ा, इतना खौफनाक, इतना दुर्दांत अपराधी कैसे हो गया। क्या हुआ था उस दिन, और खास तौर से उन 40 मिनट्स में क्या हुआ था जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि इस वारदात से 3 दिन पहले 5 अगस्त को संजय रॉय वहां से कुछ दूरी पर चल रही एक वर्कशॉप में हिस्सा लेने गया था, और 3 दिनों तक वहीं रहा था, जिसमें यह सिखाया जा रहा था कि बेटर पुलिसिंग के लिए किस तरीके से एक वॉलंटियर को काम करना चाहिए। उस वर्कशॉप से आने के बाद 8 तारीख को ही सुबह उस वर्कशॉप में हिस्सा लेने के बाद वो कोलकाता आया था, और यहां मेडिकल कॉलेज में कहा जाता है कि वो लोगों को एडमिशन दिलाने के संदर्भ में भी अपने काम करता था, और उसकी एवज में वो रिश्वत भी लिया करता था। मतलब लोगों को अगर एडमिशन नहीं मिल रहा है, अगर उनको इलाज के संदर्भ में उनका नंबर जल्दी नहीं आ रहा है तो उनका नंबर दिलवा देना, उनको एडमिट करा देना, और इसकी एवज में लोगों से पैसे लेना। हालांकि अब ये बात सतह पर आई है, क्योंकि अब जब जांच चल रही है तो हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है। रिश्वत लेना, भ्रष्टाचार में शामिल होना, ये हम देखते हैं कि कई बार करप्ट मेंटेलिटी के लोग ये सब कर रहे होते हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड जाकर इस तरह की घटना को अंजाम देना, जहां एक डॉक्टर के साथ पहले रेप किया जाना और उसके बाद उसकी हत्या कर देना। असल में बताया यह जाता है कि 8 तारीख को किसी ऐसे ही पेशेंट को दाखिला दिलाने के लिए पहले वो अस्पताल गया, उसने उसको एडमिट कराया, फिर पूरे दिन वो अस्पताल में नहीं था। रात के वक्त वो एक बार फिर से अस्पताल लौटा। उसका इस बार हॉस्पिटल में एंटर करने का टाइम 11 बजे का था, जहां इस पेशेंट को जिसको उसने एडमिट कराया था, उसके एक्सरे वगैरह को फैसिलिटेट करने के लिए वो पहुंचा था कि उसका एक्सरे हो जाए, और तीमारदारों की, जो उस पेशेंट के साथ उसकी देखभाल के लिए गए हुए लोग थे, उनकी मदद कर रहा था। उसके बाद वो करीब 1 बजे हॉस्पिटल दोबारा आता है, मतलब बीच में वो बाहर निकलता है, और हॉस्पिटल में दोबारा उसकी एंट्री होती है करीब 1 बजे। 1 बजे बताया यह जा रहा है कि वो जो उस पेशेंट के साथ तीमारदार थे, उनमें से कुछ को लेकर ये हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में गया, और वहां जाकर इसने उनके साथ शराब पी, और शराब इतनी पी कि वो
बाद में जब सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो उसमें वो लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल अब ये एस्टैब्लिश कैसे हुआ कि इस सब के पीछे संजय रॉय ही था। कहा यह जाता है कि शराब पीने के बाद ये वापस आया और वहां 3rd फ्लोर जो है हॉस्पिटल का, जहां पल्मोनरी डिजीजेस एंड चेस्ट डिजीजेस का इलाज होता है, चेस्ट डिपार्टमेंट है जहां, वहां ये पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद ये कुछ देर तक वहां रहा और शराब के नशे में कहीं अपने आप को आराम दिलाने के लिए, कहीं एक जगह टिकने के लिए ये पहुंच गया उसी 3rd फ्लोर में बने हुए सेमिनार रूम में, जो कि रात के समय कुछ डॉक्टर्स जो कि नाइट ड्यूटी में होते थे उनकी तरफ से सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। असल में इस सेमिनार रूम में जब संजय रॉय दाखिल हुआ, उससे पहले ये लेडी डॉक्टर जो कि नाइट ड्यूटी में थी, अपनी 4 दूसरी कलीग्स के साथ, अपने 4 दूसरे साथी डॉक्टर्स के साथ डिनर करके, क्योंकि आपको मालूम है ये डॉक्टर्स, कभी आप जाकर इनकी जिंदगी को देखिए करीब से, जो सरकारी अस्पतालों में आपके हमारे इलाज में लगे रहते हैं, घड़ी की सुइयों के हिसाब से नहीं चलते, दिन रात लगे रहते हैं, खाने पीने का वक्त नहीं होता, अगर प्यास लगी है तो उसको टालते रहते हैं कि थोड़ी देर बाद पानी पी लेंगे, तब तक ये काम कर लें, इस मरीज को ये ज़रूरत है उसको पहले देख लें, खाना खाने को टालते रहते हैं कि वो बाद में कर लेंगे, या जल्दी जल्दी कहीं कुछ सैंडविच खा लिया, कुछ खा लिया और फिर दूसरे मरीजों की देखभाल में लग जाते हैं। ऐसे में रात के करीब 2 से 3 के बीच में इस लेडी डॉक्टर ने अपने कुछ साथी डॉक्टर्स के साथ डिनर किया और उसके बाद कुछ देर सुस्ताने के लिए, कुछ देर अपने आप को फिर से काम के लायक बनाने के लिए वो जाकर वहां उसी सेमिनार रूम में एक कुर्सी में आंख बंद करके बैठी हुई थी। अब वो उस समय जब संजय रॉय करीब 3 बजे उस सेमिनार रूम में दाखिल होता है, उस समय वो लेडी डॉक्टर नींद के हवाले हो गई थी, जागी हुई थी और आराम कर रही थी। स्थिति क्या थी ये तो और स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन फिर वहां से जो शुरू हुआ वो कितना खतरनाक था ये आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लेडी डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है। पूरे शरीर में चोट के निशान, आंखों से ब्लीडिंग, क्योंकि आंखों में कांच के टुकड़े घुस गए थे, वो कांच के टुकड़े जो उसकी ऐनक के टूट जाने की वजह से उसकी आंखों में चले गए थे। मुंह से ब्लीडिंग, ओंठों में चोट, गर्दन में चोट, सीने के हिस्से में चोट, दोनों हाथ अलग अलग जगहों पर जख्मी, दाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर टूटी हुई, बाएं पैर में बुरी तरह चोट, दाएं पैर की एड़ी बुरी तरह जख्मी और प्राइवेट पार्ट से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, बुरी तरह बहा हुआ खून, नाखून उखड़े हुए, क्योंकि प्रतिरोध में शायद उसने धकेलने की, अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। ज्यादातर नाखून अपनी जगहों से उखड़े हुए थे, वहां से भी खून रिस रहा था। सोचिए, आखिरी सांस लेने से पहले उस लड़की ने, जो दूसरों की सेवा के लिए जिसने अपना जीवन समर्पित करने के बारे में सोचा था और जिसने अपनी डायरी में जो आखिरी बात लिखी थी वो ये लिखी थी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री में उसको गोल्ड मेडल हासिल करना है, उसने अपनी आखिरी सांसें कितनी यातना में, कितनी दर्द में ली होंगी। और वो वक्त जो गुजरा होगा, ये संजय रॉय जो वहां दाखिल हुआ, वो उस नशे के हवाले होकर किसी दरिंदे की तरह उस डॉक्टर पर टूट पड़ा। अब ये स्थापित होना बाकी है, क्योंकि जो लेडी डॉक्टर की कद काठी है उसको देखते हुए और संजय रॉय को देखते हुए कुछ जो विशेषज्ञ हैं ये अंदाजा भी लगा रहे हैं कि एक अकेले संजय रॉय के लिए उस लेडी डॉक्टर को काबू करके उसके साथ ये दुष्कृत्य करना ये आसान नहीं था। तो फिर क्या वहां कोई और भी शामिल था? बहरहाल 40 मिनट तक पहले तो इस लड़की ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुई। जब तक होश था वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, और जब बेहोश हो गई तो ये दरिंदा बुरी तरह उस बेहोश लड़की पर टूट पड़ा और उसी बेहोशी के दौरान ही उसने कभी अपनी आखिरी सांसें ली। ये बात जब आप सुन रहे होंगे, मैं समझ सकता हूं आप भी दर्द से और इस विभत्सता की अनुभूति से भर गए होंगे। लेकिन अब इसके बाद जो होता है वो तो और भी अजीब है, हैरान करने वाला है कि वो जो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा था, वो जो पुलिस का स्टिकर
कोलकाता पुलिस का स्टिकर KP इस्तेमाल करता था अपनी बाइक में, वो जो कि कैप पहनता था जिसमें KP लिखा होता था कोलकाता पुलिस, वो ट्रैक सूट पहनता था वो कोलकाता पुलिस का पहनता था, वो जो एक्चुअली अपने आप को पुलिस पोर्ट्रे करता था, वो इतने जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद करीब 4 बजे अस्पताल से निकलता है, बाहर अहाते में पुलिस की जो बैरक बनी हुई है उसमें जाता है और सो जाता है। सुबह जब होती है, इस बारे में हॉस्पिटल का एक स्टाफ जो सेमिनार रूम में पहुंचता है उसको दिखाई देता है कि यहां तो एक लेडी डॉक्टर मृत पड़ी हुई है और उसके साथ क्योंकि ऊपर के शरीर में कपड़े हैं, नीचे तो कपड़े भी नजर नहीं आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि उसके साथ बलात्कार किया गया है। उसके होश फाख्ता होते हैं, वो पैनिक बटन प्रेस करता है, सबको इत्तला करता है, पुलिस को भी इंफॉर्मेशन जाती है, पुलिस वहां पहुंचती है और फिर पुलिस खंगालना शुरू करती है वहां के सारे CCTV फुटेज, हर किसी से पूछताछ, जो रात में वहां लोग थे उनसे सबसे इंटरोगेशन होना शुरू होता है और फिर पुलिस को दिखाई देता है कि रात के 3 बजे के आसपास संजय रॉय नशे में बुरी तरह धुत लड़खड़ाता हुआ सेमिनार रूम की तरफ अंदर बढ़ रहा है और उसके बाद करीब 4 बजे वो सेमिनार रूम से बाहर निकलता है और फिर वहां से वो चला जाता है। जहां पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहां से एक चीज बरामद होती है जो मुखर होकर यह बता देती है कि इस घटना को अंजाम किसने दिया है। संजय रॉय जाता हुआ दिखाई दिया, सेमिनार रूम में बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उस बॉडी के पास पड़ा हुआ ब्लूटूथ नेक बैंड, ब्लूटूथ का जो नेक बैंड था वो वहां पड़ा हुआ था और जब उसके बारे में पुलिस ने पता लगाना शुरू किया, वहां जितने लोग आसपास थे सबके साथ उस ब्लूटूथ को पेयर करने की उनके फोन के साथ कोशिश की गई, तो वो ब्लूटूथ पेयर हुआ संजय रॉय के फोन के साथ। इसके बाद पुलिस को कहीं कोई शक शुबा नहीं रह गया कि इस घटना को अंजाम किसने दिया है। अब संजय रॉय गिरफ्तार है और उसके साथ पूछताछ हो रही है, पता करने की यह भी कोशिश की जा रही है कि क्या उसने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि नशे में इस बुरी तरह धुत अवस्था में जाहिर है उसके पास उसके शरीर की जो स्वाभाविक ताकत है वो भी नहीं रही होगी। लड़की, ये लेडी डॉक्टर जो कि होश में थी और कद काठी में मजबूत थी, जाहिर है इस स्थिति में संजय रॉय अकेले उसको काबू कर ले गया हो, ये संभव नहीं लगता। तो कोई और भी इसमें इन्वॉल्व था क्या? ये तमाम बातें सामने आनी बाकी हैं। लेकिन अगर इस केस इन पॉइंट को आप ध्यान में रखें, इस जघन्य वारदात को आप ध्यान में रखें जो कि आपको निर्भया और इस तरीके की न जाने हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में घटी हुई न जाने कितनी घटनाओं के बारे में याद दिलाता है और हमको अंदर तक सिहरा देता है, तब आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि पश्चिम बंगाल में ये एक घटना जो असल में कहीं घट सकती है, पुलिस कम से कम उसको टैकल करने की और अब तो CBI उसको देखने की कोशिश कर रही है, क्या असल में वहां घट गई घटना है, वरना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या सारी चीजें चाक चौबंद हैं। अब इस घटना को देखने के बाद जब आप मैक्रो पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं तो आ जाइए NCRB के आंकड़ों पर। ये आंकड़े क्या बताते हैं वेस्ट बंगाल के संदर्भ में? वेस्ट बंगाल के संदर्भ में, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में ये आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में ही 1111 बलात्कार की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई। महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के मामले में यह आंकड़ा पहुंच जाता है 3478 और अगर आप नेशनल एवरेज देखें तो वो है करीब 64.5%। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों का जो राष्ट्रीय औसत है वो है 64.5%, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बढ़कर हो जाता है 71.8%, मतलब नेशनल एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ ये घटना ही घट गई है या असल में वेस्ट बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामले में सिनेरियो बहुत ग्रिम है, बहुत निराशाजनक है।